मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो रिवीजन सेशन का नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायबैक ऑफ शेयर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। इसका रिवीजन कर लेते हैं। सारे बच्चों को पता है बायबैक मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। रिवीजन टाइम है, फास्टली लूंगा, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायबैक की। बायबैक का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई कंपनी पब्लिक से अपने शेयर वापस रीपरचेज करती है थ्रू पेमेंट ऑफ कैश, कैश पेमेंट करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक। शेयर होल्डर की इच्छा हो तो वो शेयर बेच सकता है, और शेयर होल्डर की इच्छा ना हो तो वो शेयर ना बेचे। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको शेयर बेचना है कंपनी को या नहीं बेचना है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक बोलते हैं। मतलब वॉलेंटरी होता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कंपनी को बायबैक करना है तो जबरदस्ती बोला जाए पब्लिक से कि तुमको शेयर बेचने ही पड़ेंगे। इट इज नॉट। ध्यान रखना, बायबैक शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, वॉलेंटरी, बिल्कुल वैसा जैसे शेयर सरेंडर के अंदर होता है। दूसरा, तो जब भी कोई कंपनी ऑन शेयर परचेज करती है तो उसको हम बायबैक बोलते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस बताए थे कि भैया देखो बायबैक पर बहुत सारे प्रोविजंस लगते हैं। कई बार एग्जाम में इनके सेक्शन, इनके नाम पूछ लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इज एक अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी पर क्या क्या लगता है, अगर कोई पूछता है आपसे तो अनलिस्टेड कंपनी पर लगेगा बेटा एक तो आपका सेक्शन 68, 69 और 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा रूल 17 लगता है किसका, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 का। जो कंपनीज रूल बने हो उसका रूल 17 एप्लीकेबल होता है। तीसरी बात बेटा, लिस्टेड कंपनी की बात की जाए तो ये दोनों सेक्शंस तो एप्लीकेबल हैं ही, जो ऊपर वाली बातें हैं। एक और चीज लग जाएगी क्या, सेबी की गाइडलाइन। सेबी की गाइडलाइन कौन सी, तो सेबी रेगुलेशन 2013, जो कि पुराने समय में सेबी रेगुलेशन 1998 हुआ करता था। नया रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है 2013। तो सारे बच्चे इनके नाम याद रखेंगे। ये एप्लीकेबिलिटी बनती है किसकी बेटा, फटाफट फटाफट बता दो, बायबैक पर, कंपनीज एक्ट की। अब इसके बाद उठता है कि भैया कोई कंपनी बायबैक क्यों करेगी, तो मैंने आपको कई रीजंस बताए थे। पहला, भाई शेयर की प्राइस अगर गिर गई है किसी रीजन से, ट्रेडर ने गिरा दी है, तो कंपनी को लगता है कि उसकी नेटवर्थ ज्यादा है तो वो बायबैक ऑफर कर सकती है। दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कंपनी के पास यूज अप कैश पड़ा हुआ है तो कंपनी बायबैक कर सकती है। कंपनी अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ाने के लिए बायबैक कर सकती है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ा रहा था कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर लाइक केओ मतलब कॉस्ट को कम करने के, रोवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए बायबैक कर सकती है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है तो सरप्लस फंड से भी कंपनी बायबैक कर सकती है। कंपनी अपने इक्विटी शेयर को एडिशनल रूट प्रोवाइड करना चाहती है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर स्टॉक मार्केट में तो बेच ही सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लिक्विडिटी देना चाहती है कि वो चाहे तो कंपनी को ही बेच दे, तो कंपनी बायबैक कर सकती है। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ी थी, दैट इज अ बायबैक। अब कोई कंपनी बायबैक करती है तो कहां से कर सकती है, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज कर सकती है, तो रिसोर्सेस में यूज कर सकती है वो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज। वो नए शेयर या नई सिक्योरिटी इशू करके भी बायबैक कर सकती है। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो यहां पर फ्री रिजर्व की डेफिनेशंस मिलती है भैया। फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिनसे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री माना गया है। डिविडेंड वाले पैसे से अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो इससे आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होती, इसलिए कंपनी डिविडेंड वाले पैसे से बायबैक कर सकती है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से भी बायबैक कर सकती है। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से बायबैक करती है मतलब इसकी टोपी उसके सर। पहले कंपनी नए शेयर इशू करेगी, नए शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी बायबैक में कर लेगी। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से भी बायबैक कर लग सकती है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई कंपनी फ्री रिजर्व से बायबैक करेगी तो उसको भैया सीआरआर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि सीआरआर क्यों बनाते हैं, लॉजिक क्या है, लेकिन आप अभी केवल इतना याद रखेंगे कि अगर कोई कंपनी फ्री रिजर्व से बायबैक करती है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा एज पर सेक्शन भी याद रखेंगे। सेक्शन 69 का क्वेश्चन भी आया था, सीआरआर का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 69 बोलता है कि कंपनी अगर फ्री रिजर्व से बायबैक करती है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, फटाफट बोलो, सीआरआर बनाना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको बताया था, इसका लॉजिक भी डिस्कस किया था, सीआरआर क्यों बनाते हैं। सीआरआर कहां से बनेगा, सीआरआर बेटा जनरल रिजर्व से बनेगा और पीएनएल से बनेगा। सीआरआर बनाने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
और कितना बनाएंगे बेटा, जितनी फेस वैल्यू के सेटअप में आपने फ्री रिजर्व यूज किए होंगे उतने सीआरआर बनाना पड़ेंगे। इसके बाद आती है बेटा मेथड्स ऑफ बायबैक। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी कंपनी अगर बायबैक करती है तो दो तरीके से कर सकती है। पहला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कर सकती है। दूसरा बेटा ओपन मार्केट से कर सकती है। अगर ओपन मार्केट से करती है बेटा तो ओपन मार्केट से अगर बायबैक करेगी तो स्टॉक मार्केट के थ्रू या बुक बिल्डिंग के थ्रू बायबैक कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ऑड लॉट मेथड भी फॉलो कर सकती है। अगर कंपनी के पास कोई ऑड लॉट शेयर्स हैं तो ऑड लॉट शेयर्स होल्डर से भी कंपनी शेयर्स खरीद सकती है। ये हमारे पास बायबैक के तरीके थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो भैया यहां पर दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक रिटेलर होते हैं, दूसरे नॉन रिटेलर होते हैं। रिटेलर शेयर होल्डर वो कहलाते हैं जिन ने भैया 2 लाख से ज्यादा की बिडिंग कर रखी है, वो कहलाएंगे नॉन रिटेल, जिसको हम एचएनआई भी बोलते हैं। और दूसरे बेटा रिटेल शेयर होल्डर वो होते हैं जिन लोगों ने 2 लाख रुपए से कम वैल्यू के शेयर्स को बायबैक कराने के लिए एप्लीकेशंस दी हैं, उनको हम क्या बोल देते थे बेटा, रिटेल शेयर होल्डर। इसके अलावा बच्चों हमने यहां पर डिस्कस किया था कि कंपनी के शेयर होल्डर जब भी बायबैक करने की इच्छा रखेंगे, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो नॉन रिटेल हो, सबसे पहले बेटा अगर बुक बिल्डिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो इनको एप्लीकेशन फॉर्म भर करके देना पड़ेगा कि भैया हम बायबैक कराना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे कंपनी के पास। जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके बाद कंपनी देखेगी कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं और कंपनी कितना बायबैक कर रही थी। जो भी बायबैक का एक टारगेट बनेगा उस टारगेट के बिहाफ पर कंपनी क्या कर लेगी, बायबैक कर लेगी। स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक मार्केट की प्राइस कंपनी बायबैक कर सकती है। यहां इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था, कोई या बुक बिल्डिंग मेथड या टेंडर मेथड यदि लगा रहे हो तो 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम निपट जाता है। यहां पर ज्यादा समय नहीं रहता है क्योंकि इशू ओपन होगा, इशू क्लोज हो जाएगा, 1 महीने के अंदर समय निकलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट से अगर आप बायबैक करते हो तो आपके पास 1 साल का समय होता है। आप 1 साल के अंदर धीरे धीरे शेयर्स खरीद सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे शेयर खरीद सकते हो। ये वाली बात अपनी हुई थी, दैट इज अ बायबैक। जब भी कोई कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू बायबैक करेगी तो रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंगली सेबी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंगली उसको एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और एस्क्रो अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस यहां पर दिए हैं, वो आप एक बार डिस्कस कर लेना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एस्क्रो अकाउंट में कितने रुपए जमा करना पड़ेंगे, क्या करना पड़ेंगे, उससे रिलेटेड सारी बातें हमने डिस्कस पहले भी की थी। तो भैया एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं बेटा हम प्रैक्टिकल्स की। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, कुछ और थ्योरेटिकल बातें थी वो भी हम यहीं पर डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स पे आते हैं। कुछ और थ्योरेटिकल बातें हैं। नेक्स्ट थ्योरेटिकल बात की बात करें बेटा बायबैक से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की। हाँ तो भैया कुछ थ्योरेटिकल बातें भी डिस्कस कर ही लेते हैं बायबैक की। कुछ और बातें दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भैया कोई कंपनी बायबैक करती है तो उसको कुछ रजिस्टर मेंटेन करना पड़ते हैं। रजिस्टर में सबसे पहले तो बेटा उसको एंट्री में अपने रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेगी। रजिस्टर कौन सा होगा बेटा, फॉर्म नंबर SH10। SH10 के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कहां रखना पड़ेगा बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा कंपनी के, जिस पर कौन साइन करेगा भैया, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। और कौन साइन करेगा बेटा, बोर्ड के 2 पर्सन साइन करेंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2 ऑथोराइज्ड पर्सन भी इस पर साइन करेंगे। इसके अलावा बेटा डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में बायबैक का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बायबैक आपने फ्री रिजर्व से किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम से किया है या फ्रेश इशू से किया है। जहां से किया है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एज पर शेड्यूल 3 कम से कम 5 साल तक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितने शेयर्स का बायबैक हुआ है। भैया कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। बायबैक की कुछ कंडीशंस ऐसी भी बताई गई हैं कि कब कब कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। बोलते हैं कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है अपनी सब्सिडी कंपनी के थ्रू, मतलब अपनी सब्सिडी कंपनी से बोले कि भैया होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद लो, इट इज नॉट पॉसिबल। सब्सिडी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं हो सकता। या आपकी कोई ग्रुप कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसके थ्रू भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बेटा यहां पर बोलते हैं कि बायबैक नहीं हो सकता है अगर इनमें से कोई भी एक चीज का आपने डिफॉल्ट किया है। क्या डिफॉल्ट किया है भैया, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे उनका पेमेंट नहीं किया, उनके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, उसके प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया है, आपने पैसा लौटाया नहीं है, तो आपका ये डिफॉल्ट अगर कंटिन्यू है तो आप बायबैक नहीं कर सकते हो। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर रखी है
तो एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं कर रखी है, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर रखी है, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड या इक्विटी से रिलेटेड कोई डिफॉल्टेशन है तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते हो। तो अगर ये डिफॉल्ट है तो आप बायबैक नहीं कर पाओगे। ये भी कुछ बातें यहाँ पर वाली की थी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ते हैं बेटा, आपको पता है रजिस्ट्रार को देना पड़ेंगे, आरओसी को फाइल करना पड़ेंगे। आरओसी को क्या क्या फाइल करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बेटा लेटर ऑफ ऑफर, जो आपने लेटर ऑफ ऑफर बनाया था बायबैक के लिए, उसको SH8 फॉर्म के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, जिस पर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ती है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ती है। अरे सब्सिडी के खरीदे ना, मैंने होल्डिंग के खरीदने का मना किया है। तुम मतलब सौम्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, ये तो लॉ के अंदर भी पड़ा होगा। तो सब्सिडी कंपनी के शेयर खरीद सकती है होल्डिंग, होल्डिंग के सब्सिडी नहीं खरीद सकती। समझ में आया? नेक्स्ट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब भैया बताना पड़ेगा कि अगले 12 महीने तक हम क्या नहीं होंगे, इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, ऐसा एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कौन से फॉर्म के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? SH8 के अंदर। SH8 के अंदर आपको ये, सॉरी SH9 के अंदर, SH9 के अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिस पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक डायरेक्टर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा भैया SH9 जो बनेगा फॉर्म, वो फॉर्म डिक्लेरेशन जो आपने फाइल किया है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है, उसको ऑथोराइज करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, उस पर बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए, और फिर बेटा वो सॉल्वेंसी फॉर्म जो है वो आरओसी को जाएगा। इसके अलावा कंपनी जब फाइल कर लेगी, बायबैक कर लेगी, तो SH15 अलॉन्ग विथ SS11 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्म आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा कि हमारा बायबैक कंप्लीट हो गया है, कितने शेयर्स खरीदे, क्या खरीदे, ये सारी इंफॉर्मेशन SH11 के साथ में SH15 में भर करके देना पड़ेगी, जिसमें भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ये फॉर्म नंबर आपको याद होना चाहिए। जनरली फॉर्म नंबर पूछ लेते हैं कि कौन सा फॉर्म कब भरा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इन फॉर्म नंबर के बारे में। इसके अलावा भैया हमारा जो सेक्शन 68 है वो भी कुछ कंडीशंस डालता है बायबैक की। क्या कंडीशन डालता है कि बोलते हैं कोई भी कंपनी बायबैक तभी कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको परमिशन देते हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिशन देंगे तो ही कंपनी बायबैक कर पाएगी, नहीं तो बायबैक नहीं कर पाएगी। आफ्टर बायबैक कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2:1 मेंटेन करना पड़ेगा आपको। 2:1 से कम हो सकता है, 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर डेप्ट आपके पास पहले से ज्यादा है तो आप बायबैक नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बोलते हैं कि जो भी शेयर आप बायबैक करोगे वो शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। दैट मींस पार्टली पेड शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता, पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा, बिल्कुल बोनस इशू जैसा। बोनस इशू कंपनी तभी ला सकती है जब उसके शेयर्स फुल्ली पेड हो। इसके अलावा सेक्शन 68 कुछ कंडीशंस और बात करता है। तो और क्या बोल रहा है सेक्शन 68? अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि भैया जो भी बायबैक कंपनी एक बार ऑफर करेगी उस ऑफर को कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती है। उस ऑफर को कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? बायबैक करना पड़ेगा। तो उसको कंपनी क्या नहीं कर सकती? विड्रॉ नहीं कर सकती। दुर्गेश को दे दो बेटा, दुर्गेश को ऊपर आके। हाँ इधर क्लास में। तो ध्यान रखेंगे बेटा कि कंपनी क्या नहीं कर सकती, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। एक बार ऑफर दे दिया तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कंपनी shall not utilize, that is very very important, company shall not utilize the money from borrowing a bank or financial institution or public। कंपनी डिवेंचर इशू करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के बायबैक नहीं कर सकती, ध्यान रखना। तो बायबैक नहीं कर सकती। इसके अलावा दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी पहले कोई इशू लेके आई थी और उस पैसे से कंपनी बायबैक करना चाहती, वो वाला अमाउंट भी यूज नहीं कर सकती, फ्रेश इशू लाना पड़ेगा,
बायबैक पर्पस होना चाहिए उस फ्रेश इशू का, उस पैसे से ही बायबैक कर सकती है। और सेम काइंड ऑफ शेयर इशू करके भी बायबैक नहीं कर सकती है। दो टाइम लिमिट है भैया, टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या टाइम लिमिट है भैया? पहला, मेकिंग ऑफर अ बायबैक, एक बायबैक और दूसरे बायबैक में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आज बायबैक ऑफर किया है तो आज से 1 साल बाद ही मैं नेक्स्ट बायबैक जो है ऑफर कर पाऊंगा। और बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन अ 1 ईयर। जिस दिन आपने बायबैक की प्रोसीजर स्टार्ट की वो 1 साल के अंदर अंदर बायबैक का काम सारा खत्म हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने ये डिस्कस किया था। टेंडर मेथड के ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। इसके अलावा कुछ पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं कि अगर कोई कंपनी बायबैक ढंग से नहीं कर रही है, सेक्शन 68 का फॉलो नहीं कर रही है, सेबी रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं उसको पनिश किया जाएगा। पनिश कितना किया जाएगा बेटा? 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक फाइन लग सकता है। साथ ही साथ 3 साल तक की उसको सजा भी हो सकती है, खाना पीना भी उसका फ्री हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जेल में जाए, खाना पीना खाए, फ्री रहे, बढ़िया आनंद से 3 साल तक मजे करे, कोई दिक्कत नहीं। या दोनों काम भी हो सकते हैं, 3 लाख तक रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, साथ में 3 साल की सजा भी हो सकती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये हमको याद रखना है। दैट इज अ पेनल प्रोविजंस जो बायबैक पर लगते हैं। तो ये थी बेटा हमारी कुछ थियोरेटिकल बातें, ये भी हमको याद होना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं बायबैक से रिलेटेड। तो कुछ थियोरेटिकल बातें भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा रूल 17 के अंदर ये सारे फॉर्म बताए हों कि कौन सा फॉर्म नंबर क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ रूल 17 के अंदर बताया गया है। जो रूल 17 है हमारे किसके, कंपनीज रूल्स के, बायबैक से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट यहाँ पर बताए हैं जो मैंने आपको बताया है। यहाँ कुछ टाइम लिमिट भी दे रखी है, कौन सा फॉर्म कितने समय के अंदर बनना चाहिए। पहला है बेटा यहाँ बताया है, फाइल द लेटर विथ ROC SH8। SH8 ROC के पास जाएगा, सॉल्वेंसी के लिए SH9 होगा जिसमें SH8 भी लगा होना चाहिए। शेयर होल्डर को 20 दिन के बाद इंफॉर्मेशन, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है कि भैया ये सारे काम करना पड़ेंगे। बेसिकली आपको जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि कौन सा फॉर्म किसके लिए मेंटेन किया जाता है। तो एक बार ये फॉर्म जरूर पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर बता दिए हैं, और ये कुछ टाइम लिमिट है हर एक फॉर्म की कि क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ये इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा टाइम टेकन समरी बना के दी हुई है इस पूरे सेक्शंस की कि भैया इतनी इतनी टाइम के अंदर आपको ये सारा काम निपटाना पड़ेगा। तो ये भी आप एक बार डिटेल में जरूर पढ़ के जाएं। हालांकि आप लॉ के पेपर में ये सब पढ़ चुके होंगे, तो ये डिटेल जरूर पढ़ के जाएं। डेज याद करना है आपको, बिल्कुल बेटा डेज जो है एक एक याद होना चाहिए, उसके बाद ही ये काम होगा। लॉ के पेपर के अंदर आपने इस डिटेल को, इस पूरी चार्ट को डिटेल में पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल जरूर एक बार और इसको पढ़ के जाएं। बस इतनी ही थियोरेटिकल बातें आपको यहां डिस्कस करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ थियोरेटिकल बातें हो गई। बेसिकली इन जनरल मैं आपको अभी बता देता हूं, इन जनरल अकाउंट के पेपर में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं वो डेप्थली नहीं पूछते, बहुत अंदर जाके नहीं पूछते। इट इज इजी, वो पूछेंगे कौन से सेक्शन बायबैक पे लग रहा है, उनके नंबर, रूल नंबर पूछ सकते हैं कि रूल 17 है, 18 है, 19 है, कौन सा है, तो रूल 17 है, याद रखना है। तीसरी चीज कंडीशंस कि बायबैक विड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, सब्सिडी कंपनी के थ्रू बायबैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेब्ट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए मेंटेन, कितने परसेंट बायबैक हो सकता है, कितने परसेंट बायबैक नहीं हो सकता है, वो रूल्स और रेगुलेशंस पूछते हैं। इसके अलावा और कुछ यहां पूछा नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट? बहुत ज्यादा नहीं। तीसरी चीज लास्ट, फॉर्म नंबर जरूर कि सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन का फॉर्म नंबर कौन सा है, ROC के पास कौन सा कंप्लीशन के बाद फॉर्म नंबर भरा जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए SH9 SH15, ये याद होना चाहिए। तो फॉर्म नंबर याद होना चाहिए। ROC के पास पहले कौन सा फॉर्म जाएगा, SH8 जाएगा, ये याद होना चाहिए आपको। अगर वो नंबर याद है तो आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना। इन जनरल यही पूछते हैं। समझ में आया? एनी डाउट? टाइम लिमिट भी याद रखना। टाइम लिमिट भैया बायबैक कितने साल में कंप्लीट करना है, 1 साल के अंदर अंदर सारे प्रोविजन फुलफिल करना जरूरी है। तो ये हमको कुछ बातें याद रखना चाहिए,
बाकी काम अपने आप हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या पूछेंगे और प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लो। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालना। तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक अकाउंटिंग रिलेटेड टू बायबैक, अकाउंटिंग रिलेटेड टू बायबैक में हम अकाउंट की हेल्प से बायबैक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेटा आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। जब अकाउंट की हेल्प से पूछा जाता है तो दो क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। पहला, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड या नंबर ऑफ फ्रेश इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेंगे बायबैक करने के लिए, मतलब फ्रेश इशू का नंबर क्या होगा वो निकालने आ सकता है। या फाइंड आउट द सीआरआर, सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा वो बताओ। तो दो क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर कितने इशू होंगे, एक ये, और दूसरा सीआरआर कितने का बनेगा, एक ही। दो क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एनी डाउट? यशस्वी, अक्षय, सौम्या, अंजलि, ये दो तरह के क्वेश्चंस की हमको तैयारी करना है। ओके, हेलो, वेरी गुड। चलो, तो अब जरा दोनों तरह के क्वेश्चंस की हम तैयारी करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, तो पहले हम इसी की डिस्कशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बायबैक, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसी पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का कंपनी बायबैक कर सकती है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक होंगे। तो हम सबसे पहले इसी का डिस्कशन कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक हो सकते हैं एज पर सेक्शन 68। तो भैया ये निकालने के लिए आपको कुछ लिमिट याद करना है। कितनी लिमिट है? तीन लिमिट कौन कौन सी है? पहली लिमिट, एक अकाउंटिंग ईयर में कितना अमाउंट यूज कर सकते हो बायबैक के लिए, मैक्सिमम अमाउंट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। सबसे पहले अमाउंट की लिमिट कि मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। दूसरी है बात, एक साल में कितने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा से ज्यादा आप खरीद सकते हो। और तीसरी, फाइनेंशियल रिस्क डेब्ट इक्विटी रेशो कितना रखना पड़ेगा आपको। तो तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट की बात करते हैं। भैया मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज कर सकते हो एक साल में आप बायबैक के लिए। तो मैक्सिमम अमाउंट के लिए बेटा दो कंपनियों की बात की गई है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। हम सबसे पहले बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेती है तो वो यूज कर सकती है कितना पैसा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यूज कर सकती है। इतना मैक्सिमम पैसा यूज कर सकती है अगर उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है तो। वहीं लिस्टेड कंपनी की बात की जाए तो लिस्टेड कंपनी भी यूज कर सकती है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इतना पैसा यूज कर सकती है, लेकिन वो तब जब कंपनी टेंडर मेथड से बायबैक करे। यहां किसी भी मेथड से बायबैक करे 25% यूज कर सकती है, लेकिन अगर यहां टेंडर मेथड से बायबैक कर रही है तो 25%, लेकिन अगर ओपन मार्केट से कर रही है तो फिर ये 25% की लिमिट हो जाएगी 15% एज पर सेबी गाइडलाइन। सेबी बोलती है कि भैया देखो 15% से ज्यादा पैसा यूज नहीं करने देंगे अगर ओपन मार्केट से आप बायबैक कर रहे हो। तो ओपन मार्केट से बायबैक करते हो तो पैसा कम यूज कर पाओगे, अदर देन ओपन मार्केट अगर यूज कर रहे हो तो 25% यूज कर सकते हो। लेकिन इन दोनों ही केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी चाहती है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वो चाहती स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करे। तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन यदि करना चाहते हैं तो 10% अमाउंट ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा का अमाउंट यूज नहीं कर सकते। ये पहली कंडीशन हो गई कि भैया कितना अमाउंट यूज करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, बट ध्यान रखना इतना मैक्सिमम अमाउंट यूज किया जा सकता है। 15% वाली लिमिट जो है केवल लिस्टेड कंपनी पर लगेगी, वो भी तब जब कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक कर रही है। अदर देन ओपन मार्केट बायबैक करती है, प्रोपोर्शनेट शेयर खरीद रही है, ऑड लॉट वाले शेयर खरीद रही है, कोई दिक्कत नहीं, 15% की जगह 25% ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दूसरी लिमिट है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे जा सकते हैं वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो तो 25% आप पेड अप इक्विटी से ज्यादा आप शेयर्स नहीं खरीद सकते। इतने से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आप नहीं खरीद सकते। ध्यान रखना ये रिजर्विज्म नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात चल रही कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। सर वो 25% क्या था पहला वाला 25% बेटा आपका क्या था, वो आपको पता है, वो अमाउंट था कि कितना अमाउंट यूज कर सकते हो, और ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो। इसके बाद बोलते हैं जो भी आप बायबैक करोगे तो बायबैक करने के बाद ध्यान रखना, आफ्टर बायबैक करने के बाद आपका डेब्ट इक्विटी रेशो 2:1 मेंटेन होना चाहिए। अगर 2:1 मेंटेन है तो इसका मतलब ठीक है, और अगर 2:1 से ज्यादा हो गया डेब्ट इक्विटी रेशो तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। ये 3 लिमिट आपको याद रखना है बायबैक के लिए। चलो सर एक क्वेश्चन से समझा दो, ठीक है, हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं भैया बायबैक मैक्सिमम कितना कर सकती है कोई भी कंपनी। लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ और बातें आपको डिस्कस करना है। पहली बात, यहां पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल का मतलब यहां पर है बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों का टोटल। फ्री रिजर्व में क्या आएंगे? फ्री रिजर्व में आएंगे बेटा आपके जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जिससे आप डिविडेंड बांट सकते हो, कोई भी ऐसे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, सारे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड बांट सकते हो। प्लस ध्यान रखना एक ऐसा रिजर्व भी आएगा इसमें जो डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपको उसको फ्री मानना पड़ेगा इस सेक्शन के लिए, वो है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी फ्री रिजर्व माना जाएगा। इन सब का टोटल आपका क्या कहलाएगा? फ्री रिजर्व कहलाएगा। तो ये सब चीजें जोड़ दो, अगर क्या क्या, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व प्लस रेवेन्यू रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब जोड़ दो। अगर इन सबको एक वर्ड में बोलना चाहते हो तो इनको हम बुलाएंगे इक्विटी। इनको एक वर्ड में क्या बोला जाता है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दैट इज इक्विटी। लेकिन ध्यान रखना फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री रिजर्व निकालते समय अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़े हैं, फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी हुई है, इट इज माइनस करना पड़ेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पड़े, माइनस करना पड़ेगा। आपकी बुक्स में कोई गुडविल आ रही है, माइनस करना पड़ेगी। P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है, माइनस करना पड़ेगा। अंडरराइटिंग कमीशन एस जैसी कोई चीज आ रही है, क्या करना पड़ेगी बेटा? माइनस करना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगी? माइनस करना पड़ेंगी। ये बात ध्यान रखना, अगर ये बैलेंस शीट में दी हैं तो, अगर ये चीजें बैलेंस शीट में दी हैं तो आपको माइनस करना पड़ेंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ध्यान रखना इस तरीके से बेटा हमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या है? दूसरी बात बेटा यहां डेप्ट था। डेप्ट का मतलब क्या है? डेप्ट मतलब ऑल द डेप्ट ऑफ कंपनी, चाहे वो करेंट हो, चाहे वो नॉन करेंट हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। डेप्ट का मतलब ऑल डेप्ट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का सारा डेप्ट जो आउटसाइडर को कंपनी को पे करना है, वो सब डेप्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। और इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी का मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस कौन से वाले? फ्री रिजर्व, जिनसे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है। तो ये कुछ बातें आपको इस सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना पड़ेंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसका एक प्रैक्टिकल कर डालते हैं तो हमको बात समझ में आ जाएगी कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कैसे। तो चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, भैया कितने नंबर ऑफ शेयर्स का कंपनी बायबैक कर सकती है, निकालने आता है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पर जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया है इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी 12,50,000 की, रेवेन्यू रिजर्व्स दे रखा है बेटा 15 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दे रखा है 2.5 लाख का, P&L अकाउंट दे रखा है 1,25,000 का। ये बैलेंस दिए हैं आपको। हमारे काम की चीज यही है, डेप्ट देखें तो इन सबको अगर जोड़ दो तो ये आपकी कहलाएगी इक्विटी। कोई लाइबिलिटी असेट साइड में कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, गुडविल नहीं है, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं है, P&L का डेबिट बैलेंस नहीं है। अगर होता
तो हम माइनस कर देते। ये सब क्या कहलाएगा? आपका डेब्ट। ये आपका डेब्ट हो गया। क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन होगी इक्विटी की और डेब्ट की। अच्छा, क्वेश्चन में दूसरे रिजर्व दे रखे इनके अलावा, लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया है, नहीं यूज करेंगे। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया है, नहीं यूज करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया है, नहीं यूज करेंगे। कोई से भी रिजर्व दे रखी, कोई भी रिजर्व यूज नहीं करोगे। कैपिटल रिजर्व दिया है, नहीं यूज करेंगे। हम केवल वो रिजर्व यूज करेंगे जो हम केवल वो रिजर्व यूज करेंगे जो जो कहां यूज होते हैं? फटाफट बोलो। डिविडेंड बांटने में होते हैं। और डिविडेंड बांटने में कौन कौन से रिजर्व होते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। पी एंड एल और कौन सा? फटाफट बोलो। पी एंड एल और कौन सा? पी एंड एल और कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ। पी एंड एल, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहां कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये सारे रिजर्व हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बायबैक में अब कैसे निकालेंगे बायबैक के नंबर ऑफ शेयर्स? अगर एग्जाम में निकालने आते हैं तो कैसे निकाले जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक? फटाफट फटाफट यहां देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मिनट बेटा। कैसे निकालेंगे बायबैक देख लेते हैं। रिटेन अर्निंग, बिल्कुल बेटा अक्षय, रिटेन अर्निंग इज आल्सो अ फ्री रिजर्व। कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले आपको 3 लिमिट लगाना है। पहली लिमिट, लिमिट नंबर 1, जिसमें आप देखोगे मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो, हमेशा मानना स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है और ओपन मार्केट परचेज नहीं है। मतलब लिमिट कितने परसेंट लेंगे? 25%। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इतना यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इतना अमाउंट यूज कर सकते हैं। निकाल लेते हैं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो भैया पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है? 12,50,000 प्लस 15 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 1,25,000। जोड़ो जरा, इन सब का टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 12,50,000 प्लस 15 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 1,25,000 कितना हो गया? 31,25,000। तो 31,25,000 क्या हो गया बेटा? आपकी इक्विटी। इसको आप एक वर्ड में बुलाना हो तो बुलाओगे इक्विटी बिफोर बायबैक। अभी बायबैक हुआ नहीं है, उसके पहले की इक्विटी। ये आ गया। 31,25,000 का 25% कर दो बच्चों, कितना आ रहा है? 31,25,000 का 25% कर दो, कितना आ रहा है? जल्दी से 31,25,000 का 25% कर दो, कितना आ रहा है? फटाफट 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 जल्दी। अंजलि, अक्षय, जल्दी निकालें। कितना आया सर? 7,81,250। यही आ रहा है सबका? गुड। ये इतना अमाउंट यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर बायबैक। सो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने शेयर्स बायबैक कर पाओगे? तो इस अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं बायबैक प्राइस से। हम एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं तो हमको नंबर पता चल जाएंगे। भैया 7,81,250 आप यूज करोगे एक शेयर खरीदने में, तो ऐसे कितने शेयर कितने रुपए में खरीद रहे हो? तो क्वेश्चन बोल रहा है 10 रुपए वाला शेयर है, हम खरीदेंगे इसको 20 रुपए पर शेयर में। अगर 20 रुपए में खरीदेंगे तो एक शेयर 20 रुपए में खरीद रहे हो, बायबैक प्राइस 20 रुपए है। तो सारे बच्चे जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। कितने शेयर्स का बायबैक कर सकते हो? तो आंसर आ रहा है सर 39062। पॉइंट आ रहा बेटा, पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि फ्रैक्शन में शेयर नहीं खरीद सकते। तो ये पहली कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 39,000 शेयर्स खरीद सकते हो। प्रोवाइडेड कंडीशन नंबर 2, कितने नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हो एक साल में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने मैक्सिमम कर सकते हो? अब उसकी बात कर लेते हैं।
पहली वाली कंडीशन बोल रही इतना खरीद लो। दूसरी वाली कंडीशन क्या है? दूसरी वाली कंडीशन बोलती है भैया 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते, इससे ज्यादा नंबर आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो देख लो कंपनी की इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो केवल 12,50,000 है। ध्यान रखना नॉट इक्विटी, इट इज इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो ये कितनी है? 12,50,000। तो 12,50,000 का 12,50,000 का हम 25% खरीद सकते हैं। कर दो बेटा 12,50,000 का 25%, कितना आ जाएगा? 12,50,000 का 25% करो तो ये आ रहा है कितना बेटा? 3,12,500। 3,12,500 की इक्विटी शेयर्स कैपिटल आप बायबैक कर सकते हो। अच्छा ये कैपिटल है, रुपये है। अगर इसके हम नंबर ऑफ शेयर्स बताएं तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इसके हिसाब से कितने आ जाएंगे? तो आपको पता है इसके नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक आ जाएंगे, सारे बच्चों को पता है। 3,12,500 को डिवाइड कर दोगे कितने से? फटाफट बोलो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? 10, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू क्या होती है बेटा? फेस। तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 31,250। इतने शेयर बायबैक कर सकते हो। जबकि ऊपर बता रहा था कि आप इतने खरीद लो, नीचे बोल रहा है इतना। तो अभी विच एवरेज लोअर हम खरीद पाएंगे, लेकिन अभी तो ये दो कंडीशन हुई, तीसरी कंडीशन लगाएंगे। कौन सी? डेप्ट इक्विटी रेशो, और उससे भी निकालेंगे कितने शेयर खरीद सकते हैं। तो थर्ड वन इज डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो से देख लेते हैं कि कितने शेयर्स बायबैक खरीद सकते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशो से जब बायबैक करोगे तो कितना कर सकते हैं बायबैक? उसके लिए सही पड़ेगी आपको सबसे पहले तो इक्विटी बिफोर बायबैक। बायबैक के पहले इक्विटी कितनी थी? तो बायबैक के पहले इक्विटी क्या थी बेटा? वो क्वेश्चंस में मिल जाएगी आपको ऊपर वाले जगह। ये इक्विटी कहलाती बिफोर बायबैक 31,25,000 थी। तो ये लिख लिया हमने 31,25,000, 31,250, 31,25,000 ये इक्विटी थी। आपको इक्विटी मेंटेन रखना है आफ्टर बायबैक। इक्विटी कितनी मेंटेन होना चाहिए आफ्टर बायबैक? भैया जितना डेप्ट है उसकी आधी, तब तो रेशो 2:1 मेंटेन होगा। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? जो टोटल डेप्ट है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। भैया इतना मेरे को मेंटेन रखना है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी इक्विटी में रिड्यूस कर सकता हूं। तो डेप्ट कितना है सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो भैया डेप्ट देख लो, बैलेंस शीट में मिल जाएगा। कितना डेप्ट मिल रहा है? 18,75,000, 10 लाख और 16,50,000। कितना डेप्ट हो गया इन तीनों का टोटल? टोटल डेप्ट कितना हो रहा? निकाल लो। 18,75 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000 कितना आ रहा? जल्दी जल्दी बताओ कितना डेप्ट आ रहा है? 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000। अक्षय सिंह 45,25,000। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? 45,25,000। वेरी गुड। तो 45,25,000 का डेप्ट है। तो 45,25,000 का डेप्ट जो है इसको डिवाइड कर दो 2 से। भैया आधी इक्विटी मेंटेन होना चाहिए। अगर इतना डेप्ट है तो आधी इक्विटी मेंटेन रखेंगे, तब जाके क्या होगा? फटाफट बोलो, तब जाके क्या होगा? हमारा रेशो मेंटेन होगा। तो कितना था डेप्ट? वापस लिख देता हूं। डेप्ट कितना था? 45,25,000। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो भैया इतनी इक्विटी मेरे को मेंटेन रखना है। कितनी? 22,62,500 की इक्विटी मेंटेन रखना है। इतनी मेंटेन रखना है। अगर मेरी इक्विटी इतनी है, डेप्ट इतना है, तो 2:1 रेशो मेंटेन हो जाएगा। इतनी इक्विटी मेंटेन रखना है। तो बताओ रिडक्शन कितना होगा? रिडक्शन इन इक्विटी कितना हो जाएगा? कितने से इक्विटी को रिड्यूस कर सकते हो? मैक्सिमम रिडक्शन इन इक्विटी कितना कर सकते हो? कितनी इक्विटी रिड्यूस कर सकते हो? निकाल लो। माइनस करना है बेटा, माइनस, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है बेटा। खुशी माइनस कर दो। कितना कम कर सकते हो इक्विटी? तो इक्विटी बायबैक में मैं मैक्सिमम कम कर सकता हूं 8,62,500। इतनी इक्विटी कम कर सकता हूं, इससे ज्यादा इक्विटी कम नहीं कर सकता था। अब इक्विटी का मतलब तो मैंने बताया था। इक्विटी का मतलब तो क्या होता है? सारे बच्चे बताओ। फेस वैल्यू भी और रिजर्वेड सरप्लस भी। तो इस इक्विटी को आप डिवाइड करोगे आप फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस से। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू का आप बायबैक करोगे उतनी का सीआरआर भी बनाना पड़ेगा, और शेयर होल्डर को पेमेंट भी करना है। तो ये इक्विटी में दो चीजें कम होंगी, एक तो पेमेंट और दूसरा सीआरआर। इसलिए आप फेस वैल्यू और बायबैक प्राइस दोनों से डिवाइड कर दो। तो बताओ यहां डिवाइड कितने से होगा? 30 रुपीज से। डिवाइड कर दो 30 रुपए से, तो यहां आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक
कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। और ये 30 से क्यों डिवाइड करते हैं मैंने आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ा रखा है, इसलिए आप हमेशा याद रखना फेस वैल्यू और बायबैक प्राइस दोनों से डिवाइड कर दो। कितना आ गया 28,750। तो यहां आंसर आ रहा है 28,750 खरीद लो, यहां आ रहा है 31,000 खरीदो, और यहां आ रहा है 39,000 खरीदो। बताओ मैं कितने शेयर्स खरीदूंगा जिसमें तीनों प्रोविजन फॉलो हो जाएं, विच एवर इज लोअर। तो इन तीन लिमिट में जो मिनिमम होगा बस वो ही बायबैक होगा। सो बायबैक एज पर सेक्शन 68 कितना हो सकता है मैक्सिमम 28,750। इतने शेयर खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, ये आपको निकालना पड़ेगा। सर पहली वाली लिमिट में अगर ओपन मार्केट होता तो, अगर पहली वाली लिमिट में ओपन मार्केट होता तो यहां हो जाता ओपन मार्केट में 25 की जगह कितना 15, लेकिन यहां 25 ही रहेगा, ध्यान रखना, केवल यहां लिमिट चेंज करना है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं होता, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता तो लिमिट हो जाती है बेटा 10%, ये चेंज हो सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगी, बाकी कैलकुलेशन ऐसी ही करना पड़ेगी। अब रटने वालों के लिए रट सकते हैं कि पहली वाली लिमिट जब लगाओगे तो बायबैक प्राइस से डिवाइड करना, हमेशा जो अमाउंट आएगा उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करना। दूसरी वाली लिमिट जब लगाओगे तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना, अमाउंट जो भी आएगा उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करना। और तीसरी वाली लिमिट जब लगाओगे तो तीसरी वाली लिमिट में फेस वैल्यू बायबैक प्राइस दोनों को डिवाइड करके डिवाइड करना। जो भी नंबर आएंगे उन नंबर में विचएवर इज लोअर ही आप बायबैक कर पाओगे। इसके लॉजिक वगैरह आपको पढ़ना है तो मेरे जो डिटेल वीडियो है आप वहां से पढ़ सकते हो, वहां मैंने आपको लॉजिक बता रखा है कि भैया ऐसा क्यों करते, इससे क्यों डिवाइड करते, इससे क्यों डिवाइड करते, इससे क्यों डिवाइड करते। अभी हमारा रिवीजन बैच है, आपको इतना ध्यान रखना है कि कहां किससे डिवाइड करना है और कैसे निकालना है। तो ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गया। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम जरा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से होंगे बेटा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बायबैक। तो भैया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बायबैक अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी जा सकती हैं जो अकाउंटिंग एंट्री पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग एंट्री की बात कर लेते हैं। कंपनी अगर 100 का शेयर 100 रुपए में खरीदती है तो उसको बोलते हैं एट पार बायबैक करना। क्या बोलते हैं उसको, एट पार बायबैक। जब कोई कंपनी 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में खरीद रही तो क्या बोलेंगे उसको, एट पार बायबैक। कंपनी 100 का शेयर सर्टिफिकेट ले रही, 100 रुपए शेयर होल्डर को दे रही है, एट पार बायबैक। एट पार बायबैक होगा तो पहले बायबैक मनी ड्यू होगी, ड्यू करने में कैपिटल कैंसिल होगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको पेमेंट करना है, शेयर होल्डर को। क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट। ड्यू कर लिया, फेस वैल्यू बायबैक प्राइस दोनों लिख दी, फिर पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया, काम खत्म। ये एट पार हो गया। एट प्रीमियम हो सकता है, एट प्रीमियम मतलब कंपनी ले रही है 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू वाला, लेकिन कंपनी पेमेंट कर रही है 150 रुपए, शेयर होल्डर को 150 रुपए दे रही है, ज्यादा दे रही है, तो इसको बोलेंगे बायबैक एट प्रीमियम। बायबैक एट प्रीमियम होगा तो भी कैपिटल तो कैंसिल होगी, ड्यू होगी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा फेस वैल्यू से, टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक प्राइस से 150 रुपए दे रहे हैं, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमारा लॉस कहलाएगा। ये लॉस ऑन बायबैक या प्रीमियम ऑन बायबैक लिख सकते हो इसको। तो ये लॉस ऑन बायबैक और प्रीमियम ऑन बायबैक आ जाएगा 50 का। अब क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 150 रुपए दे दिया। सर वो लॉस का क्या करेंगे, लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। कहां कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं है तो पीएनएल। ये तीन रिजर्व यूज कर सकते हैं, तीनों रिजर्व में से जो भी रिजर्व अवेलेबल होगा उससे लॉस को सेट ऑफ कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी लॉस के सेट ऑफ करने की। सस्ते में खरीद ले, जैसे 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर कंपनी केवल 60 रुपए में खरीद रही, तो इसको बोलते हैं बायबैक एट डिस्काउंट। क्या सर डिस्काउंट पे बायबैक हो सकता है, हाँ, इशू डिस्काउंट पे नहीं आ सकता, बायबैक डिस्काउंट पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कंपनी बायबैक डिस्काउंट पे करेगी तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू से कैंसिल होगा, कैपिटल तो कैंसिल होगी, टू इक्विटी शेयर होल्डर बायबैक प्राइस 60 रुपए ही देना है, डिफरेंस आएगा, ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होगा, ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और फिर पेमेंट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर होल्डर का पेमेंट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये हो गई बेबी अकाउंटिंग। लेकिन इसके अलावा अब आपको ये भी बताना पड़ेगा ये पैसा आया कहां से, ये जो पेमेंट किया है 150 रुपए 60 रुपए 100 रुपए कहां से लाए। तो अगर मैं ये पैसा फ्री रिजर्व से लाया हूं, फ्री रिजर्व से लाया हूं, तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, अगर फ्री रिजर्व यूटिलाइज किए हैं इस पैसे के लिए तो फिर बेटा आपको बनाना पड़ेगा सीआरआर। तो एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर।
एज पर 1669। और अगर फ्रेश इशू लाए हो तो फ्रेश इशू की एंट्री डालना पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखना फ्रेश इशू डिफरेंट कैटेगरी का होना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी क्या है भैया, मैं इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक करूंगा तो इक्विटी इशू कर सकता हूं। डिफरेंट कैटेगरी होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ये एंट्री ये हो जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और पॉइंट होता है, क्वेश्चन बोलेगा भैया इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इन्वेस्टमेंट बेच के कोई बायबैक नहीं हो सकता, डिवेंचर इशू करके कोई बायबैक नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट बेचना केवल लिक्विडिटी को सॉल्व करना है। तो इन्वेस्टमेंट बेचने का अगर पॉइंट है तो उस पर ध्यान मत देना, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो बचा हुआ पीएनएल है वही आप यहाँ यूज कर पाओगे। तो प्रॉफिट हुआ है तो जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो घटा देंगे, तो हमारे पीएनएल के अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचने पर जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट होगा, तो पीएनएल का बैलेंस देखना पड़ेगा। इसके अलावा बायबैक एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पूछ सकते हैं बायबैक एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। तो बायबैक एक्सपेंसेस जब होंगे तो बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, फिर बायबैक एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस वही हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल वगैरह, यहां से सेट ऑफ कर लेंगे बायबैक एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में है तो ये हमारी अकाउंटिंग हो गई। इस तरीके से बायबैक होगा। अब अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो निकालने आएगा अमाउंट ऑफ सीआरआर, और दूसरी चीज निकालने आती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, फ्रेश इशू का अमाउंट। ये दो चीजें कैलकुलेट करने आती है कि फ्रेश इशू बताओ, सीआरआर बताओ। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रेश इशू निकालने आए, क्या निकालने आए, फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू कैसे आएगा उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है 50,000 इक्विटी शेयर, 3 लाख के रिजर्व है, 2 लाख के क्रेडिटर है, बैंक बैलेंस है 10 लाख। कह लिए नीचे बोल रहे हैं कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर लिया है, बायबैक करेगी 20% इक्विटी कैपिटल का एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, 15 रुपए में खरीदेगी। तो शेयर की फेस वैल्यू थी 10, कंपनी खरीद रही है 15 में, ये 15 रुपए क्या कहलानी, बायबैक प्राइस, BBP कहलानी, ध्यान रखना। इसके बाद कंपनी के बारे में बोला गया है फॉर द पर्पस कंपनी इशूड, इस पर्पस के लिए कंपनी इशू करेगी 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने कितने शेयर इशू करेगी ये बताया नहीं है, बस ये बोल दिया प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, लेकिन भैया कितने इशू करेगी ये बताया नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये नहीं बताया जाए कि कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, बस बोला प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी बायबैक के लिए, कितने ये बताया नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालने आएगा नंबर ऑफ फ्रेश इशू निकाल के बताओ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये दिया रहेगा कि कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर ये दिया है कि कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, ये क्वेश्चन में दिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर बेटा आपको क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सीआरआर। क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सीआरआर। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, ऐसे क्वेश्चंस में दिया है। अगर ये चीज दी है तो बेटा फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, तो बायबैक में 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो फिर अमाउंट ऑफ सीआरआर पूछेंगे। और अगर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिवन नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं व्हेन नंबर ऑफ फ्रेश इशू इज नॉट गिवन, पहला ले रहा हूं व्हेन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ नॉट गिवन। अगर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे ताकि पॉइंट आप सारे बच्चों को समझ में आ पाए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेश इशू का अमाउंट नहीं दिया है तो फ्रेश इशू कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा यहां ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है। क्या देखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा है भैया 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है लिख लो। दूसरी चीज ये देखो बायबैक प्राइस क्या है, BBP क्या रखी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 10 वाला शेयर 25% प्रीमियम पे खरीदेंगे, तो
10 वाला शेयर है, 25% प्रीमियम पे खरीदेंगे, मतलब बायबैक प्राइस रहेगी 12.50। ये निकाल लो। तीसरी चीज ये देखो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं बिक रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है भैया इन्वेस्टमेंट बेच दिए 6 लाख में, तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस के लिए सेल प्राइस दे रखी है हमको 6 लाख। इनकी कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी। कहां गिवन होगी? या तो बैलेंस शीट में या क्वेश्चन जो आएगा उसमें। तो ये रही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस 5 लाख। 5 लाख की चीज 6 लाख में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख। तो ये निकाल लो भैया। अब क्या करें सर? बस अब कुछ नहीं करना, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको मिला के अब आप अपने रिजर्व एंड सरप्लस देख लो, क्वेश्चन में कौन कौन से रिजर्व हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिख लो, क्वेश्चन में से कितने रिजर्व हैं वो लिख लो। यहां पर कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं उन रिजर्व के नाम लिख लो। क्या यूज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे रखा 15 लाख का, ठीक है। और कौन कौन सा रिजर्व है आपके पास? सर पी एंड एल है, पी एंड एल भी यूज कर सकते हैं, पी एंड एल दे रखा है 1 लाख का, ठीक है। और क्या है पी एंड एल के अलावा? पी एंड एल के अलावा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1 लाख की है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। अब सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, ये भी तो यहां प्लस हो जाएगा। तो पी एंड एल का बैलेंस 1 लाख नहीं होगा, अब मान के चलेंगे ये 2 लाख हो गया है। ये बात हमको करने के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट कोई काम का नहीं। तो पी एंड एल अब 1 लाख नहीं मानेंगे, 2 लाख रुपए मानेंगे। इतने रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास पड़े हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जुटा लो जो जो आपके पास थी, ये काम कर लो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है देखो हम फ्रेश इशू लाएंगे 10% वाले प्रेफरेंस शेयर का, टू द एक्सटेंड ऑफ मिनिमम, कम से कम, बहुत सारा नहीं, कम से कम। आफ्टर यूटिलाइजिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेंगे बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं जनरल रिजर्व आधा ही यूज करेंगे, आधा, मतलब जनरल रिजर्व है तो 15 लाख, लेकिन आपके लिए अवेलेबल है केवल 7.5 लाख, आधा ही अवेलेबल है, आधा ही यूटिलाइज करेंगे। और अब आपसे बोलेंगे कि जरा बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी इजी। क्या करेंगे हम इसके लिए? हम इसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसा बनाएंगे? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट कैसा बनेगा, ताकि आपको बात समझ में आ जाए किस तरह से वर्किंग नोट बनेगा। तो बेटा जब वर्किंग नोट आप बनाओ तो वर्किंग नोट में सबसे पहले तो निकाल लो बायबैक अमाउंट कितना है। बताओ बायबैक अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख शेयर खरीदना है, एक शेयर 12.5 के भाव से खरीदेंगे, तो टोटल मिला के चाहिए 12,50,000 रुपए। ये लिख लो। अब 12,50,000 के 2 पार्ट करो हमेशा। 2 पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट करोगे पहला बायबैक ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को अलग, और दूसरा लॉस ऑन बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक क्या? मैंने उल्टा लिख दिया, इससे लिख लो फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ बायबैक क्या? निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1 लाख शेयर खरीद रहे हो और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मतलब फेस वैल्यू कितनी कहलानी? 10 लाख। अब 10 लाख की फेस वैल्यू वाली इक्विटी खरीद रहे हो, कितने में खरीद रहे हो? 12,50,000 में। तो लॉस कितना कहलाना? 2.5 लाख का, 2.5 लाख का लॉस कहलाना। सबसे पहले ये निकाल लो। अब क्या करें सर? अब बस अब यूटिलाइज करेंगे हमारे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो। ये सबसे पहले लॉस का सेट ऑफ का सोचो। लॉस कहां कहां से सेट ऑफ हो सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेंगे भैया 1 लाख की, हो गई 1 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम यूज। फिर क्या यूज कर लेंगे? जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। जनरल रिजर्व कितना यूज कर लें? अभी 1.5 लाख कर लेते हैं, हो गया 1.5 लाख का जनरल रिजर्व यूज। अब तो ये खत्म, 1.5 लाख का जनरल रिजर्व यूज खत्म कर लिया। लॉस सेट ऑफ होने के बाद लॉस हो गया 0। अब क्या करेंगे? लॉस को सेट ऑफ करने के बाद जो लॉस 0 हो गया, अब जनरल रिजर्व अभी कितना और बच गया? 7.5 लाख में से 1.5 लाख यूज कर लिया, बच गया 6 लाख। तो 6 लाख का यहां यूज कर लो,
पी एंड एल यूज कर लो भैया, पी एंड एल कितना पड़ा है मेरे पास, पी एंड एल पड़ा है 2 लाख का। ये यूज करने के बाद अब बताओ कितना बैलेंस बच गया जो अभी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 लाख रुपए बच गए जो कि सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो दैट मीन्स जो सेट ऑफ नहीं हो पाया फेस वैल्यू वाला पार्ट, ध्यान रखना लॉस वाला नहीं, फेस वैल्यू वाला पार्ट जो सेट ऑफ नहीं हो पाया उतने का फ्रेश इशू आएगा। मतलब ये सेट ऑफ होगा आउट ऑफ फ्रेश इशू। मतलब मेरे को 2 लाख रुपए का फ्रेश इशू लाना पड़ेगा। अच्छा 2 लाख का फ्रेश इशू जो आएगा वो फेस वैल्यू पे आएगा, इसलिए इसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, 10 रुपए वाला, तो इसको 10 रुपए से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, ध्यान रखना 20,000। ये एग्जाम में निकालने आएगा कि कितने प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? रिजर्व यूज करेंगे, ध्यान रखना जो भी रिजर्व हमको क्वेश्चन में बोलेगा। मैंने यहाँ पीएनएल लिया है, क्वेश्चन ने हालांकि बोला नहीं था पीएनएल लेने का, लेकिन मैंने ले लिया है समझाने के लिए कि पीएनएल हमको हमेशा ये प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद वाला लेना है। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर देता हूं, आफ्टर यूटिलाइजिंग हाफ रिजर्व एंड पीएनएल, तो हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। हाँ क्वेश्चन अगर साइलेंट होता क्या क्या यूज करना है रिजर्व का, तो सारे रिजर्व यूज कर लेते, पीएनएल भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, जनरल रिजर्व पूरा यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन खुद बताया ये यूज करना है तो वो यूज करेंगे, फिर ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप निकाल दोगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू। हमेशा याद रखना यहां पर फेस वैल्यू ही डिवाइड करना, इशू प्राइस नहीं, क्योंकि हमको फेस वैल्यू के लिए फेस वैल्यू चाहिए, तो फेस वैल्यू ही डिवाइड करना, ये बात ध्यान रखना। तो ये निकालने आ सकता है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आपको एग्जाम में सीआरआर निकालने आ जाए तो इट इज इजी। पूछेंगे नंबर ऑफ फ्रेश इशू गिवन होंगे, फ्रेश इशू गिवन है तो सीआरआर निकालना बहुत इजी है। भगवान से प्रार्थना करना सीआरआर आए, ये नहीं आए नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू। अगर सीआरआर आया तो इट इज वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अगर सीआरआर निकालने आता है तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया का। क्या करना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसी कोई टेबल लेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर सर क्या करेंगे, इट इज इजी। आप केवल ये लिखो कितनी फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक हो रहा है, बस फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा 25% इक्विटी शेयर्स कैपिटल का बायबैक करेंगे 15 में। इस 15 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, 25% इक्विटी शेयर्स का बायबैक करेंगे। तो क्वेश्चन में देख लो 25% मतलब कितने, 2400 की इक्विटी है। फेस वैल्यू वाला लिखना 2400 की इक्विटी है इंटू 25%, मतलब कितनी इक्विटी का बायबैक कर रहे हैं, 2400 का 25% कर दो, करो जल्दी से। 2400 का 25% कितना आ जाएगा, 60, मतलब 60 लाख की इक्विटी का बायबैक हो रहा है। 60 600, हमको फेस वैल्यू चाहिए भैया, इसलिए फेस वैल्यू पे लगाया है। 600 की इक्विटी का बायबैक हो रहा है, ये लिख लो। इसमें से माइनस कर दो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड की, माइनस कर दो। ये क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहे हैं 2 लाख 14% वाले प्रेफरेंस शेयर जिनकी बेस वैल्यू 100 रुपए है इशू होंगे। तो फेस वैल्यू ही माइनस करना। अब 2 लाख लिखा है और ये रुपीज इन लैक्स है, तो 2 लाख को मैं 2 लाख ऐसा लिख देता हूं और एक शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला है, माइनस कर दो, मतलब 200 का माइनस कर दो। जैसे आप 200 यहां से माइनस करोगे, 200 लाख माइनस करोगे, तो बचा हुआ बैलेंस कितना बच गया, 400। 400 लाख रुपए कहां से सेट ऑफ होगा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ये फ्री रिजर्व यूज होंगे 400 लाख के, और जितने के फ्री रिजर्व यूज होंगे उतने के बराबर का ही क्या बनेगा, सीआरआर। काम खत्म। तो ये निकालना पड़ेगा। तो सीआरआर निकालने के लिए कुछ नहीं, जितनी इक्विटी का बायबैक हो रहा है वो ले लो, उसमें से फेस वैल्यू आप प्रेफरेंस शेयर इशूड माइनस कर दो, जो बचा हुआ अमाउंट है, जितनी फेस वैल्यू बच गई उतना फ्री रिजर्व यूज होंगे, और जितने फ्री रिजर्व यूज होंगे वही आपका क्या है, सीआरआर है। काम खत्म हो जाएगा। तो ये निकालने आता है। 2 चीजें आपको कैलकुलेट करने आएंगी, हमेशा याद रखना। कौन कौन सी, एक आपको निकालने आ सकता है फ्रेश इशू निकाल के बताओ, दूसरा निकालने आ सकता है कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू निकालो। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू निकालने के लिए ये सब मेहनत करना पड़ेगी,
लेकिन अगर सीआरआर पूछा जाता है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। दैट चैप्टर इज योर बायबैक। ये था आपका बायबैक का चैप्टर। इसके क्वेश्चंस अब आप से आराम से बनेंगे। तो आज मैं इतना ही ले रहा हूं, कल इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा बायबैक के। सेम चीज बायबैक के अलावा प्रेफरेंस शेयर में होगी। प्रेफरेंस शेयर के भी ही सेम प्रोविजंस होंगे, वो भी पढ़ा देंगे, और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स दोनों के क्वेश्चन एक साथ कर देंगे। क्लियर? तो आज मैं इतना ही ले रहा हूं, बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय। ओके बेटा, कल वाले क्वेश्चंस भेज दो।